हेलो एवरीवन, आई एम आशुतोष, यू आर ऑन लीम जी चैनल। गाइज, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आईसीएसई के क्लास 10th बोर्ड 2025 वाले एग्जाम जो कि आज हुआ है। इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो तुम्हें पता है कि टोटल 15 एमसीक्यू क्वेश्चंस आए हैं। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इन 15 एमसीक्यू क्वेश्चंस को। और माइंडेड गाइज, एक क्वेश्चन इनका रॉन्ग है, उस क्वेश्चन का दो ऑप्शंस करेक्ट है, ठीक है ना। इन्हें पूरे साल में एक पेपर बनाना है, कम से कम उसको तो अच्छा बनाते हैं। बहुत सारे बच्चों ने टाइम वेस्ट किया होगा क्योंकि उनको दोनों ट्रू लगा होगा, तो फिर वो कैसे आंसर करेंगे। तो चलो देखते हैं, आगे सॉल्व करते हैं एक एक करके क्वेश्चंस, फिर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये तो इंस्ट्रक्शन था ऑल 15 क्वेश्चंस के लिए। चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, डू नॉट कॉपी द क्वेश्चंस, राइट द करेक्ट आंसर्स ओनली। आपको क्वेश्चन नहीं लिखना था, कॉपी नहीं करना था, सिर्फ आंसर लिखना था कि 1 का ये होगा, ठीक है। तो चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² प्लस √7x प्लस 2 हैज, ऑप्शन है 2 इक्वल रियल रूट्स, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मोर देन 2 रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, ठीक है। तो गाइज, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहता है तो हम रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, मतलब नेचर ऑफ रूट्स कैसे फाइंड करते हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए हम निकालते हैं पहले डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है ना। क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट? b² माइनस 4ac, ठीक है। b है ये, a है ये, c है ये, ठीक है। चलो एक एक करके रखते हैं। b इक्वल टू √7 है तो √7² माइनस 4 इंटू a इक्वल टू 3 है तो 3 इंटू c इक्वल टू 2 है तो 2, √7² इक्वल टू √7, 4 इंटू 3 12, 2 जा 24। ये तो आ गया लेस देन 0। जब गाइस डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो जाएगा, इट मींस कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा। 2 रूट्स होंगे, दोनों के दोनों इमेजिनरी, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा नो रियल रूट्स, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी, डिस्क्रिमिनेंट बस कैलकुलेट करना था। क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर अनुज डिपॉजिट्स ₹500 per month for 18 months in a recurring deposit account at a certain rate. If he earns ₹570 as a interest at the time of maturity, यहाँ पे y है, then his matured amount is. So guys, इस क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो आपको कैलकुलेट करना ही नहीं है, ठीक है ना। ये तो मजाक है। कैसे? मिस्टर अनुज डिपॉजिटेड कितना? ₹500 पर मंथ फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 18 मंथ्स। तो ये हो गया उनका सम ऑफ अमाउंट डिपॉजिटेड, और जो मैच्योर्ड अमाउंट होता है वो सम डिपॉजिटेड और प्लस इंटरेस्ट होता है। इस केस में इंटरेस्ट भी दिया हुआ ₹570, तो सम ऑफ डिपॉजिटेड प्लस इंटरेस्ट, ये हो गया उनका मैच्योरिटी वाला अमाउंट, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए। सीधे सीधे कुछ नहीं करना था, बस इनको देखना था, आंसर टिक करना था, इसमें तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। सो गाइस, क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट हो, अगर कोई p है तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना। यानी कि जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से लेकर 1 तक हो सकता है। तो आओ वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो ये देखो तो गाइस, 5/4 1.25, ये तो 1 से बड़ा है ना, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। अरे सॉरी, हमें आंसर ही टिक करना है कि जो नहीं हो सकता वही आंसर होगा। तो यानी कि आंसर होगा ऑप्शन ए। जब ऑप्शन ए मिल गया तो BCD चेक ही नहीं करना। देखो ये 1 से छोटा है, ये 1 से छोटा है, ये 1 से छोटा है। परसेंटेज 1 से छोटा होता है, 67% लिखने का मतलब होता है 67 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है ना। इसका मतलब ऐसे होता है, ठीक है ना। तो ये 67 को अब तुम 100 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 0.67। तो ये भी 1 से छोटा है। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। Question number 4. The equation of the line passing through the origin and parallel to the line 3x plus 4y plus 7 is equal to 0 is. क्या कह रहा है गाइज? कह रहा है कि एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इस लाइन के पैरेलल है और ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है। सो गाइज, ओरिजिन से पास होने का क्या कंडीशन है? अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास होती है तो उसका कांस्टेंट वाला टर्म 0 होता है। तो सपोज अगर यही लाइन है 3x प्लस 4y प्लस 7 इजकल टू 0, तो सिंपल है, इसके पैरेलल अगर कोई लाइन होगा तो हम क्या करते हैं, उसके लिए ये 7 के बदले k लिख देते हैं, m लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, बस कांस्टेंट टर्म को चेंज कर देते हैं।
कांस्टेंट टर्म को हमने चेंज किया किस कंडीशन के लिए, पैरेलल के लिए। लेकिन एक दूसरा कंडीशन भी दिया रहा कि पासिंग थ्रू ऑरिजिन, पासिंग थ्रू ऑरिजिन है तो उसमें तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो सिंपली 3x + 4y = 0 हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका ये था कि ऑरिजिन के थ्रू पास हो रहा था, तुम इसको इग्नोर कर दो, ये 0 हो गया। अब इसके पैरेलल में तो यही होगा 3x + 4y। तो दोनों मेथड्स में से पहले ऑरिजिन से पास करो तब पैरेलल करो, ये पैरेलल करके ऑरिजिन से पास करा दो, आएगा यही 3x + 4y = 0। सो तुम्हारा आंसर हो गया 3x + 4y = 0। ठीक है ना, बहुत सिंपल। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इफ a = दिस देन a² = लिख लो भाई। ठीक है, कैसे करते हैं मल्टीप्लीकेशन, यहां पे ऐसे लेते हैं तो यहां ऐसे लेते हैं, 0 × 0 0 × 0 प्लस 1 × 1। यहां पे जब लेते हैं, जब देखो ये 2 × 2 का मल्टीप्लीकेशन हम कर रहे हैं 2 × 2 से, तो जो इनका मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स बनेगा वो भी बनेगा 2:2। तो एक एलिमेंट यहां आ गया, दूसरा वाला एलिमेंट होगा यहां से, ऐसे भी चारों ऑप्शन में 2/2 था तो ऑब्वियसली वही होगा 0 × 1, ये होगा 0 × 1, 1 × 0। ठीक है, ये अब नीचे जब लेते हैं तो यहां लेते हैं तो ऐसे लेते हैं, अगर इसके लिए लेंगे तो 1 × 0 प्लस 0 × 1, वहां पे लेंगे तो यहां से लेंगे और यहां से लेंगे, 1 × 1 प्लस 0 × 0। ठीक है गाइस, तो ये हो गया, ये तो 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये देखिए ये 0 हो गया, 1 × 0 0, 0 × 1 0, 0 0 प्लस 0 प्लस 0 0, वैसे ये भी 0, यहां पे ये 1, तो 1 0 0 1। ठीक है ना, तो आंसर हो गया 1 0 0 1, ऑप्शन सी। ठीक है, बहुत सिंपल। इसमें भी थोड़ा कैलकुलेशन था, बाकी सबके रेस्पेक्ट में तो थोड़ा कैलकुलेशन था, बाकी समय तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6 इन द गिवन डायग्राम chord AC and BC are equal. If angle ACD is equal to 120 degree, then angle AEC is। चलो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं डिफिकल्ट में रखूंगा क्योंकि ज्योमेट्री देखकर बच्चे डर जाते हैं, ऊपर से दो कंडीशन दिया हुआ है तो फिर अकॉर्डिंगली में भी, लेकिन था बहुत सिंपल, कुछ नहीं करना था। देखो गाइस, क्या कह रहा है कि ये दोनों कॉर्ड इक्वल है, यानी कि ये और ये इक्वल है। ठीक है, तो चलो इस ट्रायंगल में ये एंगल इक्वल है, तो ये अगर थीटा होगा तो ये एंगल थीटा होगा, इससे कंडीशन से निकला। अब देखो एक्सटीरियर एंगल से थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी कि गाइज ये आ गया 60 डिग्री। अब आ जाओ इस सर्कल में, ये देखो तो अब इस पे फोकस करो, मुझे दूसरा कलर लेने दो, इस पे फोकस करो गाइस, इस पे फोकस करो, मैं मिटा देता हूं थोड़ा सा। ये हमें एंगल 60 डिग्री मिल गया। अब तुम इस क्वाड्रिलेटरल पे फोकस करो, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे। ठीक है ना, 1 2 3 4, इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो बी एंगल है और सी एंगल है, अगर इन दोनों का सम होता है 180 डिग्री, तो ई होगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है ना, दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं, तो ये 180 डिग्री हो गया, तो ये हो गया, ये 60 डिग्री है, तो ये 180 डिग्री माइनस 60 इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया कि जो दो साइड्स इक्वल थे, आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी लगाया, वहां से एक्सटीरियर एंगल से इस एंगल को निकाला, इस एंगल से फिर इस एंगल को निकाल दिया। ठीक है ना, यही करना था। तो आंसर हो गया तुम्हारा डी, ऑप्शन डी, 180 डिग्री। क्लियर है, बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 7, द फैक्टर कॉमन टू द टू पॉलिनोमियल्स x² - 4 एंड x³ - x² - 4x + 4 इज। सो गाइज, इस क्वेश्चन के दो ऑप्शंस ट्रू हैं। चलिए दिखाता हूं कैसे। द फैक्टर कॉमन टू टू पॉलिनोमियल्स कैसे निकालते हैं। जो फैक्टर कॉमन होगा दोनों पॉलिनोमियल्स का, क्या होगा, वो वही होगा जो इनका जीसीडी होगा। ठीक है ना, यानी कि एचसीएफ होगा। सो गाइज, लिख लेते हैं दोनों को, x² - 4 इज इक्वल टू हम लिखेंगे x - 2 और x + 2।
ठीक है ना, सिंपल है। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस फोर, फोर को हम चाहें तो लिख सकते हैं टू स्क्वायर, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस फोर को लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर। अब आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्लियर है यहां तक? चलो उसको फैक्टराइज करते हैं। एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू, वैसे तो उसका बहुत इजी फैक्टराइजेशन है, मैं आपको तो दिखाता हूं, लेकिन पहले ऐसे देख लेते हैं जो स्टैंडर्ड मेथड है। सो गाइस क्या करेंगे, पहले इनसे निकालते हैं हम एक्स स्क्वायर, तो यहां बचा एक्स माइनस वन, यहां पे हमने लिया माइनस फोर कॉमन, वो हुआ एक्स माइनस वन, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस वन, ठीक है ना। इसका फैक्टराइजेशन ये आया, इसका फैक्टराइजेशन ये आया। तो अगर आप दोनों को फैक्टराइज कर भी देते, जैसे एग्जाम में मैंने ऐसे किया है, तो फिर भी आपको यहां से दिखता है कि इसमें तो पूरा का पूरा ये एक्स स्क्वायर माइनस फोर ये पूरा आ गया है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस फोर इंटू एक्स माइनस वन। तो देखो तो गाइज इसमें ये दोनों पूरा का पूरा कॉमन है, ठीक है ना। तो जो तुम्हारा आंसर आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर, ठीक है गाइज। और नहीं तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर इजकल टू, तुम्हें पता है एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू, तो इन दोनों में से भी एक देते तो चलता, इन्होंने ऑप्शन में दोनों दे रखा है, सी और डी, तो मेरे हिसाब से इसको, इसमें दोनों ऑप्शन सही है। तो अब आप देख लो, ठीक है ना, मेरी बात समझ में आई। मेरा कहना यह है कि जब हमने इसको फैक्टराइज किया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस फोर इंटू एक्स माइनस वन, तो देखो गाइज ये पूरा का पूरा फैक्टर कॉमन है, तो तुम्हारा जो आंसर आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर को फर्दर ब्रेक किए तो आ गया एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू, ठीक है ना। तो ये दो फैक्टर आ गए, तो दोनों में से दोनों इन्होंने ऑप्शन में दे रखा, तो अब क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जिनको ये तो एम्बिग्यूअस था तो मुझे स्टैंडर्ड मेथड से पहले करके दिखा देना था तुम्हें कि गलत है, नहीं तो इसको फैक्टराइज बहुत आसानी से कर सकते थे। कैसे? चलो दिखाता हूं, मिटा दूं ना, सॉरी। देखो गाइज यहां पे क्या करते हैं कि तुम्हें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस फोर, दूसरा दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर, ठीक है। अब देखो गाइस, इसको अगर ये इसका कॉमन फैक्टर है तो ये तभी होता है, उन्हीं फैक्टर्स को लेते हैं, ये दोनों कॉमन है, इसमें जो भी फैक्टर कॉमन होगा उसके चलते ये पूरा स्टेटमेंट इज इक्वल टू जीरो होगा। यानी कि तुम इसको चाहो तो अगर ये इसमें एम्बेडेड है, अगर ये बड़ा है इससे, तो जो ये पार्ट है ना हम इसको चाहे तो रिमूव कर सकते हैं, उसके बदल इसको हटा देंगे, जो बाकी बचेगा उसमें चेक कर लेंगे कि बाकी में क्या फैक्टर कॉमन आ रहा। तो देखो तो गाइस एक्स स्क्वायर माइनस फोर को तुम हटाओगे तो यहां पे है क्या, हाँ देखो एक्स स्क्वायर का ये है, यानी एक्स स्क्वायर तुम्हारे नेगेटिव साइन के साथ है ये, तब ये पॉजिटिव के साथ होना चाहिए, तभी ना, क्योंकि आप लिखोगे ऐसे एक्स क्यू माइनस, एक काम करो इसके साथ तुम लिख लो ये इसको माइनस फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर, ये समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूं, नहीं तो बहुत सीधे था। एक्स क्यू माइनस फोर एक्स माइनस अगर कॉल लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर आएगा, यही आएगा ना। लेकिन तुम्हें तो इसी के साथ कॉमन फैक्टर लेना था, तो जब भी लेना होगा तो ये तो सीधे सीधे जीरो मानोगे। अब तुम चेक करोगे इसमें, तो इसमें से अगर x, ये बचा एक्स क्यू माइनस फोर एक्स, इसको सीधे सीधे तुम हटा दोगे, ठीक है, तो ये बचा एक्स क्यू माइनस फोर एक्स, यहां से तुमने x ले लिया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस फोर, ठीक है गाइज। तो जो तुम्हारा कॉमन फैक्टर है वो यहां से निकल गया, देखो तो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फोर है तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर हो गया, तो यहां से तुम्हारा कॉमन फैक्टर भी निकल गया, ठीक है। आई होप कि ये भी मेथड तुम्हें ठीक लगा होगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8, अ मैन इन्वेस्टेड इन अ कंपनी पेइंग 12% डिविडेंड ऑन इट्स शेयर, इफ द परसेंटेज रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट इज ₹10% देन द शेयर इज। सो गाइज कह रहा कि कोई शेयर है, सपोज 100 का लेते हैं, ठीक है ना, और उस पर कंपनी पे करिए 12% डिविडेंड, यानी कि 12 रुपीज दे रही है, 100 रुपए की चीज पे 12 रुपीज मिल रहा तुम्हें। लेकिन तुम कह रहे हो कि तुमने इस 100 रुपए वाली चीज को ऐसा खरीदा कि तुम्हारे लिए वो सिर्फ ये जो 12 रुपए मिल रहा है, ये सिर्फ 12 रुपए तुम्हें, ये 12 रुपए तुम्हारे लिए 10 रुपीज है, तो भैया 100 का 12 रुपीज तो 12% हो गया, तो 100 से ज्यादा होगा तभी ना उसका 12% जो, सॉरी उसका जो 10% होगा वो 12 होगा,
ठीक है ना, यानी कि ये रुपीज 120 होगा। 120 का देखो तो 10% आता है 12। तो 100 रुपीज वाला चीज को तुम खरीद रहे हो 120 पे, तो तुम क्या कर रहे हो, तुम खरीद रहे हो एबव पार। ठीक है ना, पार मतलब कि वही सेम प्राइस, एबव मतलब उससे ज्यादा, बिलो मीन्स उससे कम। क्वेश्चन नंबर 9, द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स डी ई एफ इज द सर्कमसेंटर ऑफ द ट्रायंगल डी ई एफ। हाँ सही है भैया, डी ई एफ अगर नन कोलिनियर है मतलब एक लाइन में नहीं है, तो इनसे तीन नन कोलिनियर पॉइंट कोई भी होगा तो उनसे मिलाकर हम एक ट्रायंगल खींच सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। और इसमें देखो तो क्या कह रहा है कि एक पॉइंट है जो तीनों जगह से इक्विडिस्टेंट है। तो तुम्हें पता है ना सर्कम सेंटर क्या होता है कि तीनों वर्टिसेस से इक्विडिस्टेंट होता है, तो ये हो गया सर्कम सेंटर। इट मीन्स कि स्टेटमेंट 1 ट्रू है। स्टेटमेंट 2, द इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल इज द पॉइंट वेयर द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स इंटरसेक्ट। ये भी सही है। जो इन सेंटर होता है वो फाइंड किया जाता है कैसे, जहां पे एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं। यानी कि अगर ऐसा कोई ट्रायंगल है तो इसके एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका तीनों जहां पे मिलेगा ये इसको कहते हैं इन सेंटर। तो इस केस में स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है, तो बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। तो तुम्हारा आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, असर्शन, इफ साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए इज इक्वल टू 1 then cos raised to power 4a plus cos square a is equal to 1. रीजन 1 minus sin square a is equal to cos square a। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है। ये दिया हुआ है तो देखो तो गाइस हम इसको लिखेंगे sin a, इसको रखा, इसको इस तरफ ले गया तो 1 minus sin square a, 1 minus sin square a is equal to cos square। अगर हम रीजन को यूज करते हैं तो ये हो गया cos square a। ठीक है ना, अब देखो इस इजकल टू ये है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए इजकल टू कॉस रेस्ट टू पावर 4। साइन स्क्वायर ए इजकल टू देखो तो फिर अगेन यहां से हम निकाल सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस रेस्ट टू पावर 4। तो ये आ गया कॉस रेस्ट टू पावर 4, ये वाला ये भी उधर ही चला गया, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये जो है 1 वो बच गया। तो इट मीन्स कि ये ट्रू है और तुम्हारा रीजन भी ट्रू है। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट रीजन फॉर ए। सो आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है ना, चलो बढ़े। क्वेश्चन नंबर 11, इन द गिवन डायग्राम ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ई एफ जी, इफ एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ई एफ जी इक्वल टू 60 डिग्री देन द लेंथ ऑफ द साइड एफ जी इज। बहुत सिंपल क्वेश्चन, क्या कह रहा, यहां पे ही कर लेते हैं। दो ट्रायंगल है ए बी सी इज सिमिलर टू ई एफ जी। ठीक है, लिख लो भैया क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ ए बी इजकल टू 15, बी सी इजकल टू 3, एंगल बी इजकल टू 60 डिग्री। यहां पे देख लो ई एफ इजकल टू 75, एंगल एफ इजकल टू 60 डिग्री, एफ जी इजकल टू कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो तुम्हें फाइंड करना है। तो देखो तो गाइस सिमिलर है और ये एंगल या इस एंगल के इक्वल ही दिया हुआ है, तो तुम्हें पता है ना कि ये जिस रेशियो में होगा उसी रेशियो में ये होगा। तो ये 15 5 जा 75 है, तो गाइज यहां पे भी तुम्हारा होगा 3 5 जा 15, तो तुम्हारा आंसर हो गया 3 5 जा आंसर 15 सेंटीमीटर। ठीक है ना, बस यही था, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12, इफ द वॉल्यूम ऑफ द टू स्फीयर्स इज इन द रेशियो 27:64 देन द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई इज। क्या कह रहा है गाइज, दो स्फीयर हैं, उनके वॉल्यूम का जो रेशियो है वो दिया हुआ है 27:64। तो तुम्हें पता है कि अगर उनका रेडियस हम ले लें R1:R2, ठीक है ना, इनका सपोज R1 रेडियस, इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है, तो जो वॉल्यूम का रेशियो होता है वो होता है R1⁵/R2⁵। क्यों? क्योंकि हमें पता है वॉल्यूम इक्वल टू होता है 4/3πr3, यही होता है ना स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो देखो तो गाइज ये दोनों तो कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, 4/3 एक नंबर है, पाई भी एक नंबर है, तो जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस के, इसीलिए जो वॉल्यूम का रेशियो होता है वो रेडियस के क्यूब का रेशियो होता है। तो गाइज यानी कि ये क्यूब का रेशियो है, तो ये किसका क्यूब है, देखो तो गाइज यहां से तुम्हें पता चल जाएगा ये 3 क्यूब है
और ये 4 क्यूब है, यानी कि रेडियस इजकल टू 3 है और ये रेडियस इजकल टू 4 है। तो इसका आंसर होगा 3:4। ठीक है ना, क्लियर है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13, if the mark price of an article is rupees 1375, if the CGST is charged at the rate of 4%, then the price of the article including GST is। so guys क्या कह रहा है एक आर्टिकल है जिसका मार्क प्राइस दिया हुआ है रुपीज 1375। इस मार्क प्राइस पे कोई डिस्काउंट नहीं दिया हुआ है, तो यही सेलिंग प्राइस हो गया। अब इस पे CGST दिया हुआ है, कितना है गाइज 4%, तो SGST भी होगा, GST इजकल टू 4%। ठीक है, और तुम्हें इन तीनों को जोड़कर जो आएगा अमाउंट वो कैलकुलेट करना है। तो पहले तो क्लियर है कि जो तुम्हारा आंसर होगा 1375 से बड़ा होगा। तो देखो तो गाइज ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, बचा ये दोनों में भी पूरा कैलकुलेट नहीं करना था। एक तो ट्रिक है जो मैं पढ़ाता हूं, अदरवाइज तुम नहीं भी जानते हो। तो देखो तो गाइस CGST 4%, SGST 4%, तो टोटल GST होगा वो 8% होगा, यानी कि तुम्हें निकालना है इसका 8%। और 8% क्या होता है, 5% से बड़ा, 10% से छोटा। भाई 8% निकालना है, तो मैंने 5-10 क्यों लिखा है, इसलिए कि गाइज इसका 5% और 10% निकालना आसान होता है 8% के रेस्पेक्ट में। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन में तो इतने ऑप्शंस दूर दूर रहते हैं कि सीधे सीधे आंसर आ जाता है। ठीक है, तो गाइज देखिए, तो इसका 10% निकालना क्यों, क्योंकि बहुत आसान है। इसका 10% होगा, सीधे सीधे तुम्हें 1375 में कुछ नहीं करना, एक के बाद डेसिमल लग देना, यानी कि 137, यानी कि लगभग 140 ज्यादा। ठीक है ना, तो देखो तो 1375 में 25 ऐड करो तो 1400 प्लस 100 तो 1500 हो जाएगा। 1500 में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, यानी कि जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं ये दोनों 10% से छोटे दिए हुए हैं। तो अब चलो 5% पे आते हैं। क्लियर है ना, तुम कैलकुलेट ऐसे ही करोगे ना, पहले से थोड़ी पता है तुम्हें कि कैसे निकालना है, कि 5% वाला पहले करना है या 10% वाला। ठीक है, मैं ऐसे ही बताता हूं, पहले वो बताता हूं कि जो स्टैंडर्ड मेथड है, जो एग्जाम में भी जाता तो कैलकुलेट करता जब आंसर नहीं पता हो तो। ठीक है, अब आएंगे इसका 5% कैलकुलेट करेंगे। तो देखो तो गाइस इसका 10% लगभग 140 है, 137.5। तो इसका जो 5% होगा, सॉरी ये होगा 70, तो 1375 प्लस 70। तो देखो तो कैसे कैलकुलेट करोगे, 70 70 140, तो 1340 प्लस 1345, तो 1345 आ रहा है। और ये तो 5% आ रहा है 1345, लगभग सॉरी 1455। ये जो आ रहा है गाइज, ये आ रहा है 1445, और ये 1455 क्या आ रहा है, 5% आ रहा है, लेकिन तुम्हें तो निकालना 8%। ठीक है ना, तो इससे तो काफी बड़ा होगा। तो जब भी आंसर होगा तो ऑप्शन डी होगा। ठीक है ना, अप्रोक्सीमेशन से बहुत जल्दी आसानी से निकाल सकते हैं। जनरली बच्चों को ये कैलकुलेट करना बहुत आसान रहता है, तो तुम इसी से आंसर निकाल सकते हो। अदरवाइज तो तुम्हारे पास 8% निकालने के लिए है ही। इस पर तो ऐसे भी तुम्हारे पास टाइम की कोई कमी नहीं थी, तो सीधे सीधे निकाल लेते 8%, तो आ जाता आंसर। ठीक है, सो गाइस इसको अब ट्रिक से सॉल्व करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं कि इसको हटा देते हैं। सो गाइस क्या है कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इंक्लूडिंग GST। तो क्या होगा, MRP, जब डिस्काउंट नहीं है तो MRP सेलिंग प्राइस दोनों एक हो गया इंटू 1.08, यही होगा ना। मीन्स 8%, 4% CGST है, इस मीन्स की CGST 4%, तो SGST, CGST हो गया तुम्हारा 4%, तो SGST हो गया 4%, टोटल GST हो गया 8%, यानी कि तुम्हारा जो MRP है प्लस 8%। ठीक है ना, तो MRP है तो वो है 100% और प्लस 8%, यानी कि तुम्हें टोटल निकालना है 108%। इट मीन्स कि 1.08। जैसे भी लिखो, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। MRP इंटू 108%, यही कैलकुलेट करना है। लिखो भैया, क्या करते हैं कि लिख देते हैं 1375 इंटू 108%। इसको निकालेंगे हम लोग डिजिटल सम से, यही है ट्रिक। तो डिजिटल सम से जब हम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं कि डिजिटल सम से हम निकालते समय नंबर के बदले उनके डिजिट को ले लेते हैं और उनके बीच में जो ऑपरेशन होता है वो करते हैं।
तो बेसिकली क्या करते हैं डिजिटल सम में 1375 के बदले इसके डिजिट्स को जोड़ेंगे और तब तक जोड़ेंगे जब तक कि सिंगल डिजिट का नहीं हो जाए। तो देखो तो गाइज 3 + 7 10 और 10 + 1 11 + 5 16। जो लोग नहीं जानते इसलिए पूरा जोड़ दे रहा हूं तो बहुत जल्दी निकल जाता। तो ये 16 आया, इसके डिजिट्स को जोड़े तो, लेकिन अभी भी ये 2 डिजिट का है तो फिर से जोड़ दो इनके डिजिट को, 1 + 6 = हो गया 7। तो इस नंबर के बदले हम लिखेंगे 7। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के साइन को एज इट इज लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन वो रहता है उसको एज इट इज लिखते हैं, बस नंबर के बदले उसके डिजिट के सम को ले लेते हैं। ठीक है, और जब डिजिट सम को लेते हैं तो परसेंटेज डेसिमल हमें नहीं दिखता, हम उनको इग्नोर कर देते हैं, ये मुझे दिखेगा ही नहीं दिखेगा, ये सीधे सीधे हट जाएगा मुझे। तो बचा 108। 108 को अगेन जोड़ो, 8 + 1 = हो गया 9। 9 मीन्स होता है 0, ये क्योंकि डिजिट सम है वो 9 के साइकिल में जाता है, यानी कि ये 0 हो गया तो कुल मल्टीप्लिकेशन 0 हो गया। ठीक है ना, तो या तो 9 भी लिख सकते हो या तो 0 लिख सकते हो कि इनका डिजिट सम हो गया 0। तो चलो अब जोड़ते हैं। तो गाइज ये देखो, तो यहां इसका डिजिट सम हो गया 5 + 5 10। 10 मीन्स 101 आ गया। ठीक है ना, 10 को जोड़ा, 1 + 0 = 1, तो 1 आ गया, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। सो गाइज क्या होता है कि हमने ये निकाला, हमें ये निकालना था इसका जो वैल्यू है वो ये इनमें से कोई एक है। तो गाइज जो इसका डिजिट सम होगा या इसका जो डिजिट सम होगा जो कि आया है 0 या 9 जो भी कह लो, वो होना चाहिए यहां पे भी इसका भी डिजिट सम वही आना चाहिए। तो चलो, इसका तो डिजिट सम आ गया 1, इसका आ गया 1 + 1 = 2। ठीक है, ऐसे भी ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा, इनको तो तुम एग्जाम में चेक ही नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि ये तो 1375 से छोटे हैं, तो ये कभी आंसर हो ही नहीं सकता, बस 2 ही चेक करना था तुम्हें। तो देखो तो गाइज 4 + 3 7 + 1 8, इसका डिजिट सम आ गया 8, इसका डिजिट सम आ गया 8 + 1 9, 4 + 9 कैंसिल आउट हो गया 0। सो गाइज बेसिकली ये देख लो कि देखो गाइज डिजिट सम क्या करते हैं कि जो इसका जो डिजिट सम आया था वही डिजिट सम यहां पे रहना चाहिए, लेकिन इससे क्या होता है कि हम सीधे आंसर नहीं कर सकते, जो डिजिट सम यहां पे है वहां पे वाला डिजिट सम को आंसर नहीं कर सकते। लेकिन जो अगर इसका डिजिट सम 0 है और ऑप्शन में जो ऑप्शन है उसका डिजिट सम, जैसे इस ऑप्शन का डिजिट सम 0 नहीं है, तो ये मेरा आंसर कभी नहीं हो सकता है। तो बेसिकली डिजिट सम के मेथड से, यानी कि डिजिटल सम के मेथड से हम ऑप्शन एलिमिनेट करके सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं कि जो ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता उनको हटाते चलते हैं। तो अगर हम 4 में से 3 ऑप्शंस को हटा देंगे तो कौन सा बचेगा, जो बचेगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है ना, तो देखो तो गाइस हमें 0 चाहिए था डिजिटल सम, यहां पे आ गया डिजिटल सम 1 आ गया, तो ये मेरा आंसर कभी नहीं हो सकता है। बाकी का नहीं पता है, इसका हमें पता है कि ये कभी नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। इसका डिजिटल सम आया 2, तो गाइज इसका मतलब ये है कि ये भी हमारा आंसर कभी नहीं होगा। ठीक है ना, इसका डिजिटल सम आया 8, हमें आना चाहिए 0, ये कभी नहीं होगा। मुझे ये 0 है तो ये आंसर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे देख लो, अगर ऑप्शन ई रहता और उसमें सिर्फ 9 रहता तो 9 भी = भी 0 हो गया, तो ये भी डिजिटल सम, इसका भी डिजिटल सम 0 है, तो ये भी आंसर हो सकता था। लेकिन क्या इसका आंसर 9 होगा क्या? नहीं होगा। जब भी जीएसटी आएगा तो 1375 से ज्यादा आएगा। तो बेसिकली डिजिटल सम आंसर करते नहीं है, ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, और बहुत आसानी से एलिमिनेट कर लेते हैं। जब तुम्हें प्रैक्टिस होगा तो चुटकियों में बस देखोगे, फिर से दिखा देता हूं कि कैसे एकदम आंसर कर देते। तो ये सीधे सीधे, तो देखो ये भी आंसर नहीं हुआ, 3 ऑप्शन हट गया तो बच गया चौथा, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलो फटाफट करके दिखाता हूं, अब वीडियो में पीछे करके देख लेना जिन्हें लिखना होगा, देखना होगा। देखो गाइस, तुम्हारा था जो जीएसटी का चार्ज था वो 4% मतलब ये तो देख लोगे ना, सीजीएसटी 4% तो एसजीएसटी 4 + 4 8 = टोटल 8% हो गया। तो तुम लिखोगे 1375 × 108 या 108%। देखो तो गाइज 7 + 3 10, 10 का हो गया 1, 1 + 2 2 + 5 7 8 1 9, जब भी किसी 9 से मल्टीप्लाई करो सीधे सीधे 0 हो गया। अब यहां पे देख लेंगे, इन दोनों को तो चेक ही नहीं करेंगे, इनको करेंगे 4 + 3 7 8, यहां पे आ गया 8, यानी कि ये भी आंसर नहीं होगा। देखो ये दोनों तो आंसर और ऐसे भी नहीं हो सकता है कि 1375 से छोटे हैं, ये भी आंसर नहीं आ गया, तो चौथा तो हम कैलकुलेट ही नहीं करेंगे। ठीक है ना, सिर्फ 3 ही कैलकुलेट किया तो हमें पता चल गया कि ये तीनों ऑप्शन कभी मेरा आंसर नहीं हो सकता, तो कौन सा बचा है? चौथा बचा, वही है तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे आंसर कर सकते थे, यही था ट्रिक। चलो बढ़ते हैं आगे।
14 द सोल्यूशन ऑफ द सेट 0 माइनस एक्स बाई 3 2 इज, जहां पे x बिलोंग्स टू इंटीजर। तो चलो लिखते हैं, क्या था गाइस, 0 माइनस एक्स बाई 3 2। तुम्हें निकालना x का वैल्यू, तो सबसे पहले यहां पे माइनस साइन है तो तीनों पे माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो तो गाइस, इसको लिखेंगे, 0 में मल्टीप्लाई करोगे माइनस से 0 ही होगा। तुम्हें पता है जब माइनस से साइन करते हो तो साइन चेंज हो जाता है, माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो साइन चेंज हो जाता है। तो देखो, तो ये हो गया x बाई 3, ये हो गया -2, ये दोनों साइन चेंज हो गया। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, तुम्हें 3 भी हटाना है तो तीनों तरफ तीनों में मल्टीप्लाई कर दो 3 से। तो यहां 0 इंटू 3, ये तो 0 ही रह गया, ये x हो गया, और ये 3 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया -6। सो यहां से कंबाइन करोगे दूसरे, तो देखो तो x जो है वो -6 से बड़ा है लेकिन 0 से छोटा है। चलो देख लेते हैं कौन कौन है। तो -6 से बड़ा होना चाहिए, तो देखो तो गाइस, इसमें सिर्फ ऑप्शन यही है, क्योंकि -5 यहां पर देखो -6 से हो ही नहीं सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, क्यों, 0 के चलते, और ये नहीं हो सकता -6 के चलते, ये भी -6 के चलते नहीं। ये हमारा आंसर है, दिख रहा था अभी, लेकिन बाकी को भी हमने एलिमिनेट कर दिया, तो हमें पता चल गया कि हमारा जो आंसर है यही है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, असर्शन द मीन ऑफ द फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर इज 4.5। तुम्हें पता है असर्शन रीजन में क्या करना रहता है, पहले दोनों को इंडिविजुअली चेक करते हैं, फिर देखते हैं कि रीजन उसका है या नहीं है। तो चलो चेक करते हैं मीन ऑफ द फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर। तो गाइस, फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर का जो मल्टीप्लीकेशन होगा 9 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2, यही होता ना, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का, तो फर्स्ट n की जगह पे 9 है, तो 9 प्लस 1 10 डिवाइडेड बाई 2, तो 90/2 इक्वल टू 45। ठीक है ना, ये आ गया सम, फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर का सम आ गया। अब तुम क्या करोगे कि अगर मीन निकालना है तो डिवाइड करोगे, तो मीन इक्वल टू होगा 45 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है ना, तो 9 5 जा 5, तो मीन आ गया 5। जो कि ये तो गलत है, द मीन ऑफ द 9 नेचुरल नंबर इज दिया हुआ है 4.5, तो इट मीन्स कि तुम्हारा असर्शन तो गलत है। ठीक है ना, रीजन पे आते हैं। मीन इक्वल टू सम ऑफ द ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सही है, करेक्ट है भैया, यही होता है डेफिनेशन, इसी से मीन हमने अभी निकाला है यहां पे, है ना। तो ये तुम्हारा ट्रू है, रीजन ट्रू है तुम्हारा, असर्शन फॉल्स है, तो ऑप्शन हो गया बी, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। सो गाइज, यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और तुम 11th में चले जाओगे। चलो, ऑल द बेस्ट।